हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इसके जो यूनिट्स है उसकी वन शॉट रिवीजन, जिसमें मैं आपको आपके एग्जाम के लिए जो जो रेलेवेंट कंसेप्ट है, जो जो आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें एक वीडियो के अंदर वन शॉट वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। उसमें आपका जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है, अगर किसी यूनिट में कोई प्रैक्टिकल कंटेंट है, वो सारी चीजें आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की ये वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके सारे कंसेप्ट को। जिन नोट्स में से मैं आपको ये चीजें कवर करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स है, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज के अंदर आपको ये यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी सारी चीजें कवर की गई हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसकी एक वन शॉट वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर, इतनी चीजें आपको कवर करनी है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मैनेजर और डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो मैनेजरल अकाउंटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है उसे अलग अलग मैनेजर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और उनको अवेलेबल करवाते हैं। वो कहलाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। द फंडामेंटल आइडिया इज टू होल्ड इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर द फाइनेंशियल आउटकम ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनेबलिंग बेटर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इसका जो आइडिया होता है वो क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने अपने फाइनेंशियल आउटकम के लिए अकाउंटेबल रहें, अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटेबल रहें, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सके और डिसीजन मेकिंग को भी बेटर बना सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंडर विच अकाउंटेबिलिटी इज स्टेबलाइज अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट and management information and reporting system instituted to give adequate feedback in terms of delegated responsibility। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सिस्टम है, जिसके अंदर जो अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करा जाता है। वही चीज कहलाती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। Under this system, division or unit of an organization under specified authority in a persons are developed as responsibility center and evaluated individually for their performance। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की डिवीजन और यूनिट्स होती हैं वो पर्सन्स की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग डेवलप करी जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर स्टेबलाइज करे जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली इवेल्युएट करा जाता है। A good system of transfer pricing is essential to stabilize at the performance and result of each responsibility center। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दस यूज्ड एज अ कंट्रोल टेक्निक। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को एज अ कंट्रोल टेक्निक भी यूज करते हैं। ठीक है। की एलिमेंट इंक्लूड, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अकाउंटिंग होती है उसके की एलिमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है। सबसे पहले इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। तो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर क्लासिफाइड इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जितनी भी सेगमेंट होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बोला जाता है। इसके अंदर पहला आ जाता है आपका कॉस्ट सेंटर, जो कि फोकस करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने पर। रेवेन्यू सेंटर आता है जो कि रेवेन्यू जनरेट करने पर फोकस करता है। प्रॉफिट सेंटर आता है जो कि कॉस्ट और रेवेन्यू को मैनेज करके प्रॉफिट जनरेट करता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल बल होते हैं किस चीज के लिए, रेवेन्यू, कॉस्ट और एसेट इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। सेकंड एलिमेंट आता है इसमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ईच सेंटर परफॉर्मेंस इज असेस्ड अगेंस्ट बजटेड और स्टैंडर्ड। जो ये जितने भी सेंटर्स होते हैं उन सभी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाता है बजटेड परफॉर्मेंस के अगेंस्ट। मैनेजर रिसीव रिपोर्ट डिटेलिंग वेरिएंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर एनालिसिस। उसके बाद मैनेजर्स के पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट का कंपैरिजन क्या होता है, वेरिएंस होता है कि वेरिएंस क्या है, वो सारी चीजें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट होता है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सपोर्ट द डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग मैनेजर एट वेरियस लेवल टू मेक डिसीजन रिलेवेंट टू देयर एरिया।
रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो अलग अलग लेवल के मैनेजर होते हैं वो अपने एरिया के डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं, अकाउंटेबल खुद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। तो द सिस्टम फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूस फीडबैक अलाउइंग मैनेजर टू एडजस्ट स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलती रहती है, जिसकी मदद से मैनेजर क्या कर पाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन को अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये आपके की एलिमेंट हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। नेक्स्ट है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो पहला आता है इनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी। तो by defining clear responsibility, manager are held accountable for financial performance of their area, leading to improved ownership and commitment. रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करके मैनेजर्स अकाउंटेबल रहते हैं किस चीज के लिए, अपने एरिया की परफॉर्मेंस के लिए, कि उनकी जो एरिया है, उनकी जो सेगमेंट है, उसकी जो भी परफॉर्मेंस होगी उसके लिए उस एरिया का मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फिर होता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग प्रोवाइड रेलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इनेबलिंग मैनेजर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर जिस मैनेजर को जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है वही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके बेसिस पर वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करता है। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो इट अलाउ फॉर द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ एफिशिएंसी एंड दोज रिक्वायर इंप्रूवमेंट। ये एक तरीके का सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करता है सारी सेगमेंट का, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर इवैल्यूएशन होता है सारी सेगमेंट का, जिससे हमें पता लग पाता है कि कौन से एरिया में एफिशिएंसी है और किन एरियाज को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड इंसेंटिव। तो लिंकिंग परफॉर्मेंस टू कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड कैन मोटिवेट एंड मैनेजर टू अचीव फाइनेंशियल टारगेट, फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। परफॉर्मेंस के साथ कंपनसेशन और रिवॉर्ड को लिंक करके क्या करा जाता है, मैनेजर्स को मोटिवेट करा जाता है, जिससे वो अपने फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करें और जो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस है उसे बढ़ा सके। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो बाय मॉनिटरिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट ग्रैनुलर लेवल, ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। तो कॉस्ट को और रेवेन्यू को मॉनिटर करके, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करके ऑर्गेनाइजेशन जो भी इनएफिशिएंसी है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकती हैं और उनके लिए जो भी बेटर डिसीजन होगा, जिस तरीके से उन एफिशिएंसी को खत्म किया जा सके, वो डिसीजन ले पाती हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एड्स इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट into profitable and resource utilization align departmental goal with overall business objective। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी हेल्प करती है, इनसाइट्स प्रोवाइड करवाती है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट के गोल को ओवरऑल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर पाती है, जिसकी मदद से ये सारी चीजें हो पाती हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इट सपोर्ट अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच एम्पावरिंग मैनेजर टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर एरिया, लीडिंग टू क्विकर डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिव टू मार्केट चेंज। ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच को सपोर्ट करती है, जिसमें क्या होता है, जो मैनेजर है उनके पास ओनरशिप होती है उनके एरिया की, जिसकी वजह से वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं और जो भी मार्केट में चेंज होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिव रह पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला आता है इनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी। तो बाय क्लियरली डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द फाइनेंशियल आउटकम ऑफ देयर एरिया, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होती हैं, तो जो मैनेजर होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया का के फाइनेंशियल आउटकम के लिए उस एरिया का मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट, हेल्पिंग आइडेंटिफाई एरिया ऑफ सक्सेस एंड दोज नीड इम्प्रूवमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जितनी भी सेगमेंट होती है उन सभी की परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है, जिसकी मदद से क्या पता लग पाता है कौन सा एरिया सक्सेस में है और किस एरिया को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस तरीके से वो परफॉर्मेंस को मैनेज करने में भी हेल्प करती है। फिर है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजर रिसीव रेलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर मैनेजर्स को रेलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस इन्फॉर्मेशन की उन्हें जरूरत होती है सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी मदद से वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले पाते हैं और अच्छे से डिसीजन निकल पाता है।
नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड इंसेंटिव। वही है ऊपर वाला जो हमने पढ़ा कि इंसेंटिव और रिवॉर्ड को परफॉर्मेंस के साथ जब लिंक कर दिया जाता है तो इससे मैनेजर मोटिवेट होते हैं और अच्छे से काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो रेगुलरली मॉनिटरिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू हेल्प टू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन एंड इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। जब रेगुलरली कॉस्ट और रेवेन्यू को मैनेज करा जाता है, मॉनिटर करा जाता है, तो इससे क्या होता है, इनएफिशिएंसीज का पता लग पाता है, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करके उन इनएफिशिएंसीज को खत्म कर देती है। फिर है फैसिलिटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी पढ़ चुके हैं कि इसमें मैनेजर्स को किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का मैनेजर उस सेगमेंट के सारे फाइनेंशियल आउटकम के लिए अकाउंटेबल होता है। उस एरिया के लिए जो भी रेलेवेंट डिसीजन होते हैं वो मैनेजर ले सकता है। तो इस तरीके से ये एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी होता है। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन। तो इट प्रमोट क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। ये क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो क्लियर कम्युनिकेशन रखती है, एक्सपेक्टेशन क्या है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक फोकस। तो बाय अलाइंग डिपार्टमेंटल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इट सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। डिपार्टमेंटल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करके जो मैनेज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिएंस एनालिसिस। तो द सिस्टम फैसिलिटेट वेरिएंस एनालिसिस हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड डेविएशन फ्रॉम बजटेड एंड इनेबलिंग टाइमली करेक्टिव एक्शन। वेरिएंस एनालिसिस की मदद से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो जो भी डेविएशन के रीजन होते हैं उन्हें फाइंड करने में हेल्प करती है और उन रीजन को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, टाइमली करेक्ट किया जा सकता है, उस चीज में भी हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सबसे पहला है ओवर एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल मैट्रिसेस। तो फोकसिंग टू हेवली ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैन लीड मैनेजर टू नेग्लेक्ट नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स सच एज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और कस्टमर सर्विसेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है, जिसकी वजह से मैनेजर जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं, जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, उन्हें इग्नोर कर जाते हैं। फिर है शॉर्ट टर्म फोकस। तो मैनेजर में प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट ओवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल, पोटेंशियली हार्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी। इसके अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने में ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनसे उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। तो इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट रिसोर्स फॉर डाटा कलेक्शन, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। क्या बोला है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम है उसे मेंटेन करना और इम्प्लीमेंट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉस्टली होता है। इसके लिए आपको सिग्निफिकेंट डाटा कलेक्शन, रिपोर्टिंग और एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर conflict। तो डिसेंट्रलाइजेशन कैन लीड टू conflict बिटवीन डिपार्टमेंट, स्पेशली इफ देयर ऑब्जेक्टिव आर misaligned, क्रिएटिंग कंपटीशन रेदर देन कोलैबोरेशन। कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके ही बीच में किसी चीज को लेकर कंफ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन में आ जाता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट इन सेटिंग स्टैंडर्ड। तो स्टेबलाइजिंग एक्यूरेट एंड फेयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैन बी चैलेंजिंग एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन डिमोटिवेट मैनेजर्स। क्या बोला है, इसके अंदर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो सेट करे जाते हैं वो एक्यूरेट और फेयर स्टेबलाइज स्टैंडर्ड्स को सेट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर फेयर और एक्यूरेट स्टैंडर्ड नहीं होते हैं तो उस मैनेजर के लिए चैलेंजिंग हो जाता है उन टारगेट्स को अचीव कर पाना। लिमिटेड स्कोप होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टिपिकली फोकस ऑन कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू विच में ओवरलुक एक्सटर्नल फैक्टर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो सिर्फ ऐसी कॉस्ट और रेवेन्यू को फोकस करती है जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं वो ओवरलुक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट कैन बी सब्जेक्टिव, पर्टिकुलरली इन एम्बिगियस सिचुएशन वेयर एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस आउटकम। क्या बोला है, परफॉर्मेंस फाइनेंशियल रिजल्ट के बेसिस पर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना कई बार सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होती है या जो
नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिटेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में पहला आता है हमारा कॉस्ट सेंटर। तो व्हेन द मैनेजर इज हेल्ड अकाउंटेबल ओनली फॉर कॉस्ट इनकर्ड इन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज कॉल्ड अ कॉस्ट सेंटर। एक ऐसी सेगमेंट जिसके अंदर मैनेजर को सिर्फ उस सेगमेंट की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वो कहलाता है कॉस्ट सेंटर। इट इज इनपुट एंड नॉट आउटपुट, दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अंदर सिर्फ इनपुट को देखा जाता है, आउटपुट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। In cost center record only cost incurred by center division but the revenue earned are excluded from its preview। कॉस्ट सेंटर के अंदर कितनी कॉस्ट इनकर हुई है इस चीज पर ध्यान दिया जाता है, उस कॉस्ट को लगाने के बाद कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। इट मीन्स दैट कॉस्ट सेंटर इज अ सेगमेंट हुज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ कॉस्ट विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इट्स अटैचमेंट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉफिट सेंटर। तो वेयर इन द मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू इट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट सेंटर। एक ऐसी सेगमेंट जहां पर मैनेजर को कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वो कहलाती है सेगमेंट आपकी प्रॉफिट सेंटर। इन अ प्रॉफिट सेंटर बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। प्रॉफिट सेंटर के अंदर जो इनपुट और आउटपुट है दोनों को मनी की टर्म में मेजर करा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिप्रेजेंट प्रॉफिट, और जो रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट प्रोवाइड मोर इफेक्टिव अप्रेजल ऑफ मैनेजर परफॉर्मेंस। प्रॉफिट मेजरमेंट से क्या जो मैनेजर की परफॉर्मेंस है उसको हम और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। द मैनेजर ऑफ प्रॉफिट सेंटर इज हाईली मोटिवेटेड इन हिज डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू इनपुट एंड आउटपुट सो दैट प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड। और इसके अंदर जो प्रॉफिट सेंटर के अंदर जो मैनेजर होता है वो हाईली मोटिवेटेड होता है अपनी डिसीजन मेकिंग को लेकर, क्योंकि उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके दिखाना होता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो व्हेन द मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन एसेट इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। ऐसी सेगमेंट जहां पर मैनेजर को कॉस्ट रेवेन्यू के साथ साथ एसेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वो सेंटर कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन एन इन्वेस्टमेंट सेंटर द परफॉर्मेंस इज मेजर नॉट बाय प्रॉफिट अलोन बट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इफेक्टेड। द मैनेजर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सेंटर इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू अर्न अ सेटिस्फैक्टरी रिटर्न। जो इन्वेस्टमेंट सेंटर का एक मैनेजर होगा वो हमेशा किस चीज के लिए इंटरेस्टेड रहेगा कि उसे एक सेटिस्फैक्टरी रिटर्न मिले। The return on investment is usually referred to as ROI, serve as a criteria for performance evaluation of manager of an investment center। और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उसे हम ROI कहते हैं, जो कि एक क्राइटेरिया बताता है कि मैनेजर कितना एफिशिएंट है और इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, वो उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ही पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट डिवीजन और सेगमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिवीजन होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है कि वो कितने इफेक्टिव हैं और कितने एफिशिएंट है। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन असेस हाउ वेल ईच डिवीजन इज अचीविंग इट्स गोल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल सक्सेस ऑफ कंपनी। डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से मेजरमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि उसके जो डिवीजन है ऑर्गेनाइजेशन के वो कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसके अंदर फाइनेंशियल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। अब इस डिविजनल परफॉर्मेंस को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, फाइनेंशियल मेजर एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर। फाइनेंशियल मेजर में पहला आता है आपका डिविजनल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। जो प्रॉफिट होता है वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस होता है। इट इज इजी टू कैलकुलेट, अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन बेस्ड ऑन इट्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिविजनल प्रॉफिट के बेसिस पर जब जो डिवीजन है उसका कितना प्रॉफिट है उसके बेसिस पर जब उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है तो वो कहलाता है डिविजनल प्रॉफिट मेजर ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। However, it is not considered to be a very reliable measure of performance because the profit is arrived after deducting the apportioned head office expense which at time are arbitrarily charged to the division। लेकिन हमेशा इसको जो प्रॉफिट है उसे एक अच्छा एक
रिलायबल मेजर नहीं माना जाता है क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो सारे जो हेड ऑफिस के एक्सपेंस वगैरह होते हैं उन्हें एलोकेट होने के बाद जो उसमें से डिडक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो प्रॉफिट हमें पता चलता है। सेकंड मेजर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एब्सोल्यूट मेजर डिवीजन प्रॉफिट, मोस्ट कंपनी फोकस ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा मेजर क्या है कि इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिला है डिवीजन को। आरओआई एक्सप्रेस डिविजनल प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ फर्म कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओआई कैसे निकलता है, डिविजनल प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करके हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल कर आता है। थर्ड आता है रेजिड्यू इनकम। तो टू ओवरकम सम ऑफ द डाइफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आरओआई, द रेजिडुअल इनकम अप्रोच कैन बी यूज्ड। आरआई इज डिफाइंड एज प्रॉफिट ऑफ अ डिवीजन लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज ऑन द इन्वेस्टमेंट कंट्रोलेबल बाय डिविजनल मैनेजर। थर्ड मेथड होता है रेजिडुअल इनकम के बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर करना। रेजिडुअल इनकम कैसे निकालते हैं, डिविजनल प्रॉफिट के अंदर से जो डिविजनल इन्वेस्टमेंट हुई है उस पर जो हमें कॉस्ट लगी है उसे लेस कर देते हैं, तब हमारी निकल के आती है रेजिडुअल इनकम। नेक्स्ट होता है इसमें वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस को ये अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है, जो डेविएशन निकल कर आती है, उसके बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है। नॉन फाइनेंशियल मेजर के बारे में आपको सोल की बुक में भी या रेगुलर की जो यूनिवर्सिटी की बुक है उसमें भी कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ नाम दिए गए हैं। तो हम भी सिर्फ इसके नाम ही कवर करेंगे, डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है। नॉन फाइनेंशियल मेजर में क्या किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लीडरशिप क्वालिटी, मार्केटेबिलिटी ऑफ डिविजनल प्रोडक्ट और एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय। ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।